हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी पॉलिटिकल की सीरीज़ चल रही है, तो हम पॉलिटिकल की सीरीज़ कवर करते हुए एक आपके लिए एक बेस्ट पार्ट आया है करंट अफेयर का। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए करंट अफेयर का एक पार्ट आया है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सभी के करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों की वीडियो मिल चुकी है। अब आगे आपके लिए अवार्ड्स की वीडियो आ जाएगी। जो आपकी पॉलिटिकल की सीरीज है वो लगातार चल रही है। तो आज हम करेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती है भारत की न्यायपालिका। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये पूरे देश में एक है, जिसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 124 में है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं। अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन है। और उच्च न्यायालय सभी राज्यों के अलग अलग होते हैं। हाई कोर्ट सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय जो होता है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे देश का एक ही होगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसके जो जज हैं वो हैं एन.वी. रमणा हैं। 48वें नंबर के जज हैं एन.वी. रमणा, प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के जज। अब आगे देखेंगे भारत की न्यायपालिका को बिल्कुल डिटेल में। जो तो एक छोटा सा आपके लिए टॉपिक था, तो अब आगे आप देखते जाइए कैसे कैसे चीज़ों को हम कवर करेंगे। भारत की न्यायपालिका, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो आपको बताया, वर्णन अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। और वैसे ही इसको आप रिवर्स कर देंगे तो उसमें किसका वर्णन है, उसमें हाई कोर्ट का वर्णन है, यानी उच्च न्यायालय का। तो इसे सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो गया और उच्चतम न्यायालय हो गया सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए वर्णन अनुच्छेद 124 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना अधिकार शक्तियाँ से संबंधित विधि निर्माण संबंधित शक्तियाँ भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत की न्यायपालिका में ये भारत का सर्वोच्च शिखर का उच्चतम न्यायालय है, यानी इससे ऊपर फिर भारत में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट जजमेंट। मुख्यालय दिल्ली में है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके जज की नियुक्ति तो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयु, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, यानी इसका जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है कि हाँ मैक्सिमम या मिनिमम इतनी उम्र का ही पर्सन जज बन सकता है। यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी उम्र में बन सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी के ही बारे में। तो देख सकते हैं आप आगे, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जजों की संख्या कैसे कैसी है। एक मुख्य न्यायाधीश जो कि एन.वी. रमना है, 48वें नंबर के हैं एन.वी. रमना। ठीक है, यह है। इससे पहले अरविंद बोबड़े थे 47वें नंबर पे। उससे पहले रंजन गोगोई थे 46वें नंबर पे, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, रंजन गोगोई। तो ऐसे आप इसको भी याद रख सकते हैं, 47वें, उसके बाद 46वें। तो उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 34 न्यायाधीश और नियुक्त किए जाते हैं, जो कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन शुरुआत में 34 न्यायाधीश नहीं थे। वो धीरे धीरे काम को देखते हुए 34 न्यायाधीशों को की संख्या को बढ़ाया गया है। पहले इतने नहीं थे। अब आप देख सकते हैं पहले कैसा कैसा क्या क्या हुआ। जजों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में की गई थी। जब संविधान पारित हुआ तो उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ सिर्फ 8 न्यायाधीश थे। परंतु काम को बढ़ते देखकर समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं, तभी बढ़ के इतने हुए हैं। त्यागपत्र, प्रत्येक संसद में पारित विशेष बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। किसे, उच्चतम न्यायालय के जज को। वेतन होती है मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, अन्य न्यायाधीश की होती है 2.5 लाख। ठीक है, जो और अन्य न्यायाधीश हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, वेतन का पूछ सकते हैं, त्यागपत्र, और ये पूछ सकते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करता है, उसको त्यागपत्र कौन देता है, शपथ कौन दिलाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीट करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। सबसे कम समय तक न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, जो कि 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक थे। सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश थे यशवंत विष्णु, 1978 से लेकर 1985 तक थे। इन दोनों का कार्यकाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, आगे ग्रुप डी का एग्जाम आपके लिए आ ही रहा है। अब आगे क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है ही है। वह किसी उच्च न्यायालय तथा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्षों तक कम से कम न्यायाधीश
के रूप में कार्य कर चुका हो, नहीं तो वो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, अगर उसको एक बार रिटायरमेंट मिल गई तो वो उसके बाद दोबारा वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की यही योग्यताएं होती हैं। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं कौन कौन सी और योग्यताएं हैं या आगे क्या क्या चीज़ें हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश के क्षेत्र अधिकार होते हैं। जो उच्चतम न्यायालय हैं इनके क्षेत्र अधिकार भी होते हैं। क्या क्या है वो देख सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, प्रारंभदात्री क्षेत्र अधिकार, पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार, अभिलेख न्यायालय, मौलिक अधिकार का रक्षक। तो एक टोटल कितने हुए? 6 क्षेत्र अधिकार है उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के क्षेत्र अधिकार। अब इसको देखेंगे कैसे कैसे है, सभी को डिटेल में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपके लिए समझाई गई है, इजी लैंग्वेज में। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है? इसमें यह है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। जो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद होते हैं तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। भारत संघ या एक या अनेक राज्यों के या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। इस पहले में था 2 राज्यों के बीच विवाद, इसमें 3-4 राज्यों के बीच में विवाद। ये हो जाता है, नदी को लेकर विवाद हो जाता है, ज़मीन को लेकर विवाद हो जाता है राज्यों के बीच। तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। ठीक है, आपको पहले ही बताया, फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। भारत के उच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। भारत के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत सरकार 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी। उच्च न्यायालय है, ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में जो अपीलें होंगे, अगर कोई भी पर्सन नहीं मानता हाई कोर्ट की, मतलब उस चीज़ से एग्री नहीं है, हाई कोर्ट की एडवाइस या हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाती है, तो या कि उच्चतम न्यायालय में वो अपील कर सकता है। तो इसका अपील सुनने का अधिकार भी है उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, अब आगे उच्चतम न्यायालय के आगे मौलिक अधिकार का रक्षक। मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी बनाता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। ठीक है, अभिलेख न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के निर्णय के समय साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और प्रमाणिक के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। यानी जो इसने फैसला सुनाया फिर उसको माना जाएगा। ठीक है, इसके निर्णय स्वीकार किए जाएंगे, उसके लिए कोई प्रमाणिक या वैसे क्वेश्चन आप राइज या पूछ नहीं सकते। ठीक है, अभिलेख न्यायालय ये कहता है। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन कहता है? उच्चतम न्यायालय। आगे जो और हैं पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार। तो इसमें यह है कि अगर न्यायालय कोई फैसला ऐसा सुनाता है तो उसे अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। यह है पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार, जो कि अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन है। आगे परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, परंतु उसे माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर विवेक पर निर्भर करता है। यानी उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता कि हाँ उच्चतम न्यायालय की आप परामर्श या एडवाइस को मांगो। वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, उसे मानना होगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। तो ये था उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। अब आगे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में करेंगे, जिसे कहा जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय सभी राज्यों के अपने अलग अलग होते हैं। अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन है, उसका था अनुच्छेद 124 में। बस थोड़ा सा इसको घुमाना है। जो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 ये बताता है। अनुच्छेद 231 क्या बताता है? लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 ये बताता है। ठीक है, कि जो कोई भी संसद, जैसे कि संसद है, संसद तो पता ही पार्लियामेंट, तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ अगर कोई राज्य छोटा है, तो जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर, इस साइड हैं छोटे छोटे राज्य हैं, तो उसमें ये होता है कि हाँ एक ही राज्यों के लिए क्या कहते हैं, वो एक ही हाई कोर्ट हो, 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अब चंडीगढ़ हरियाणा का ही देख लो, पंजाब और हरियाणा का ही देख लो, एक ही हाई कोर्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं कि लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी राज्य क्षेत्र
के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। राज्य 2 हैं लेकिन हाईकोर्ट एक ही है, ठीक है। अनुच्छेद 231 ये वर्णन करता है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसमें से उच्च न्यायालय दिल्ली में ही है, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। आगे, उच्च न्यायालय के जजों की संख्या। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य देशों से मिलकर होता है। अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, ठीक है, कि उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य, यहाँ पे न्यायाधीश आएगा, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। वो था उच्चतम न्यायालय था, जो भारत में एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग होती है। क्योंकि अब देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, उसकी कंपैरिजन पंजाब क्यों किया जाए तो वो उससे कंपैरिजन काफ़ी छोटा है। तो जो राज्य बड़ा होगा उसका वर्कलोड ज़्यादा होगा, वर्कलोड उसका ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, तो वहाँ पे जजों की संख्या, जो अन्य जज हैं उनकी संख्या ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और पंजाब में देखा जाए तो उस कंपैरिजन कम होती है। तो ये राज्य टू राज्य डिपेंड करता है कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी रखनी है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा ही होगा उच्च न्यायालय के लिए, अन्य न्यायाधीशों की बात की जा रही है, कन्फ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति चाहे तो उसकी बढ़ोतरी भी कर सकता है। योग्यताएं क्या है, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण रह चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें न्यायालय स्थित है उस राज्य का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस राज्य में वो शपथ लेगा तो उस राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिलाएगा। जैसे कि अब सीधे पश्चिमी बंगाल में अगर कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है तो पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल होगा तो वो उसे शपथ दिलाएगा। अवकाश प्राप्त 62 वर्ष की आयु में ये अवकाश प्राप्त करते हैं। 62 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो जाते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये देते हैं। तो है उच्च न्यायालय के जजों की संख्या और उनकी योग्यताएं। अब आगे क्या चीज़ें हैं, आगे उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, बस क्षेत्र अधिकार ही इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये बताएंगे इस वीडियो आपको कैसी लगी, इसे ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या क्या है, तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय मुकदमा तथा प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार हैं उच्च न्यायालय के, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौका अधिकरण, इच्छा तलाक, विवाह, न्याय की अवमानना तथा कुछ राज्यों से संबंधित प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकार, आवश्यक निर्देश, विशेष बंदीकरण, तो ये सब चीज़ें इनको प्रदान की गई हैं कि हाँ तलाक, विवाह या नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश निषेध, तो ये चीज़ पे ये क्या सुनवाई कर सकता है या लेख जारी कर सकता है, इसको ये अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश में मृत्युदंड दिया गया तो उच्च न्यायालय में इसे खिलाफ अपील की जा सकती है, इसे भी अपीलीय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय के तरह। आगे, उच्च न्यायालय के कुछ और क्षेत्र अधिकार, मुकदमों का हस्तांतरण, इसमें यह है कि ये जो हस्तांतरण का हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करना, तो यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि अभियोग अधीर न्यायालय में विचाराधीन है या वह किसी विचाराधीन का मतलब अभी विचार के लिए रखा हुआ है, कोई भी ऐसा केस आता है तो वो विचार के लिए रखा हुआ है, तो विधि के किसी प्रश्न से संबंधित जो उसे अपने हस्तांतरित करे या उसे निपटारा खुद करे या आगे किसी न्यायालय के लिए वापस भेजे, तो इसमें ये चीज़ें हैं। मुकदमों का हस्तांतरण, अगर कोई भी ऐसा केस है तो उसमें उसको या खुद पे विचार करें कि हाँ इसको हमने कब से कब तक निपटाना है, कौन कौन से प्रश्न इसमें खड़े हैं, उसे नहीं तो फिर आगे ट्रांसफ़र करें तो आगे कोई उसका निपटारा करेगा और कोई न्यायालय। प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार क्या है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीन न्यायालय में नियुक्त पदावली तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। प्रशासनिक अधिकार यानी वो अपनी छुट्टियों, कैसे कैसी छुट्टियाँ, क्या क्या हॉलीडेज़ रहेंगी, तो उसे अपने हॉलीडेज़ बनाने का अधिकार है। तो ये थे इम्पोर्टेंट वीडियो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के बारे में, जिसे कहा जाता है भारत की न्यायपालिका। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।